माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने निकल पड़ा तो सोचा क्यों ना पहाड़ की हाइट निकाल लिया जाए, वो भी मैथ्स का यूज करके। पहाड़ के सामने मैंने पेपर रखा और क्योंकि पहाड़ इसके ट्रांसपेरेंट दिख रहा था इसलिए मैंने कॉर्नर पे आउटलाइन लगा ली और इस तरह से मैंने पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लिया। अब इस ड्रॉ किए गए ट्रायंगल की मैंने सारे साइड्स मेजर कर लिए तो मुझे पता चला कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और पहाड़ भी सेम इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप का ही होगा क्योंकि मैंने सेम पहाड़ का ही कॉपी स्केच ड्रॉ किया है। और मुझे पता चला कि पहाड़ के एक छोर से दूसरे छोर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, मतलब इसका बेस 1 किलोमीटर होगा। दोनों ट्रायंगल के ये एंगल्स इक्वल होंगे तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसका मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बस फिर क्या, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी बैठाया और पहाड़ का ये वाला साइड निकाल लिया। बट मुझे तो हाइट निकालनी है तो मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और ये साइड हो जाएगा इसका हाफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और मैंने पहाड़ का हाइट निकाल लिया माता जी के आशीर्वाद से। तो डेली लाइफ में ट्रायंगल के यूजेस को देखते हुए आपको समझ आ ही गया होगा कि सिमिलरिटी का यूज कहां और कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की। यार जब मैं अपने लैपटॉप को मॉनिटर स्क्रीन पे कनेक्ट करके मूवी देख रहा था तो दोनों पिक्चर सेम ही दिखाई दे रहे थे। अब अजय देवगन सलमान खान जैसा थोड़ी ना दिखने लगेगा। बस यार एक ही फर्क था कि लैपटॉप में छोटा और मॉनिटर स्क्रीन पे पिक्चर साइज बड़ा दिख रहा था। पानी में जब मैंने पत्थर डाला तो सर्कुलर रिंग बनने लगा और वो बढ़ते चले गया, लेकिन सर्कल का शेप वैसे के वैसी था, वो ट्रायंगल तो नहीं बन जाएगा ना, बस उसका साइज बढ़ते जा रहा था। अरे लड़की को नहीं देख रहा यार, गलत मत समझो, मैं तो ताजमहल पे जूम कर रहा था। जूम करने पे भी ताजमहल का शेप तो चेंज नहीं हुआ, हाँ बस साइज उसका इंक्रीज हो गया और लड़की का भी। हाँ तो बॉस क्या समझे, यही समझे ना कि सिमिलरिटी क्या होता है। जब भी कोई टू फिगर्स होते हैं तो उसमें जो शेप्स है, सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं मैं, शेप्स जो है वो सेम रहते हैं, शेप्स जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन उसका साइज वो है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। यानी कि साइज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे या सिमिलर भी हो सकते हैं किसी कंडीशन में। और उसी तरह अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी में जो शेप है वो तो सेम रहते ही हैं, लेकिन उसका साइज भी क्या होता है, सेम रहता है। इसलिए आपको समझ आ गया होगा सिमिलरिटी मींस शेप जो है वो सेम रहेंगे लेकिन उसका साइज जो है वो डिफरेंट होगा, और कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों ही सेम रहेंगे। तो अब बात करते हैं सिमिलरिटी। अब अगर देखा जाए तो ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी होगी, टू ट्रायंगल्स अगर हैं तो सिमिलरिटी को कैसे हम शो करेंगे ये आपको हम बताएंगे। देखो अब इसमें कंडीशन है, कोई भी टू ट्रायंगल्स हमारे पास अगर है, ठीक है, हो सकता है एक ट्रायंगल बड़ा हो एक ट्रायंगल छोटा हो, तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसका कंडीशन होता है वो आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स यहां अगर देखा जाए तो टू ट्रायंगल्स यहां पे हमारे पास है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, टू ट्रायंगल्स हमारे पास है। अब यहां पे एंगल A जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, यहां पे एंगल A आपका बन रहे हैं, एंगल A, तो यहां आपका एंगल बनेगा P जो कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक ट्रायंगल का एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं। वैसे यहां पे देखा जाए तो एंगल B यहां पे एंगल Q है, वैसे यहां एंगल C यहां एंगल R है। ये तीनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होंगे और साथ ही इसके साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल। यही चीज यहां पे लिखा है, एंगल्स आर सेम एंड साइड्स आर प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन फॉर्म में, ठीक है। तो यहां देखो साइड क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, यहां पे AB और इसका करस्पॉन्डिंग होगा PQ, इसलिए यहां पे क्या लिखा गया, AB अपॉन PQ। उसी तरह से BC इसके करस्पॉन्डिंग साइड QR होगा, तो हमने यहां पे लिखा है BC अपॉन QR। उसी तरह से CA और यहां पे देखा जाए तो PR या RP, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसका रेशियो, ठीक है। सबका रेशियो क्या होगा, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स को जब डिवाइड किया उसका रेशियो जो है वो इक्वल होगा, यानी कि प्रोपोर्शन होगा। यही तो होता है ना रेशियो, जब टू रेशियो के बीच में हम इक्विवेलेंस दिखाते हैं तो वो प्रोपोर्शन होता है। इसी तरह से जो साइड्स का जो रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसी को हम टू ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात।
अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल है उसमें कितने टाइप्स के सिमिलरिटी हो सकती है, जैसे कि आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में तो पढ़ा ही होगा। उसमें क्या पढ़ा था आपने, एस 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 पढ़ा था, ठीक है, एस 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 पढ़ा था, उसके बाद एस ए एस भी पढ़ा था, ए एस ए भी पढ़ा था, उसके बाद ए कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता है, ठीक है, तो ये एक आपने पढ़ा था, और साथ ही आर एच एस भी पढ़ा था। ये सारी चीजें आपने पढ़े थे, एक और आपने पढ़ा था, ठीक है। उसी तरह से यहां पे सिमिलैरिटी में इसी तरह से कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये पहले की बात है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो यहां पे फर्स्ट आपका सिमिलैरिटी होता है ए यानी कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, या इसको और किसी तरह से एंगल 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 के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अगर टू एंगल्स यहां पे सिमिलर होंगे मतलब वो इक्वल हो गए यानी कि सिमिलर होंगे। देखो यहां पे क्या बोलता है कि जो एंगल्स है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड। टू ट्रायंगल्स हमने लिया यहाँ पे। ट्रायंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। टू ट्रायंगल्स हमने लिया। अब देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो, टू करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है एंगल एंगल यानी कि टू एंगल्स के बारे में बात हो रही है, तो एंगल कोई भी एंगल यहां पे ले लेते हैं। एंगल ए जो है अगर एंगल एक्स के इक्वल हो गया, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और उसी तरह से एंगल सी अगर एंगल जेड के इक्वल हो गया, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड। तो अगर कोई भी टू करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो गए, इसका मतलब जो आपका ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड जो ट्रायंगल है वो दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, सिमिलैरिटी का साइन जो है वो ये होता है, इस तरह से ये जो साइन यूज किया गया है वो सिमिलैरिटी का साइन होता है, ठीक है। इसी साइन को आगे हम यूज करेंगे। क्लियर करो बात। अब देखो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन फॉर्म में होंगे। तो वही चीज लिखा है, ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड एंड सी ए अपॉन जेड एक्स। तो ये साइड इसके अपॉन में, ये साइड इसके अपॉन में और ये साइड इसके अपॉन में होगा, और ये सारे रेशियो जो है वो इक्वल होंगे यानी कि प्रोपोर्शन फॉर्म में होंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अगर मिनिमम या एटलीस्ट टू एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा यानी कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है एस ए एस। आपको नाम से ही समझ आया होगा क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंसी तो पहले पढ़ ही लिया है। तो इसका मतलब एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी में क्या होगा, नाम से ही समझ आ रहा है, टू साइड्स होंगे और एक एंगल होगा, ठीक है। देखो वही चीज यहां पे बता रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक है, एक ही एंगल है और टू साइड यहां पे लिए। देखो हमारे पास टू ट्रायंगल फिर से ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, यहां पे टू ट्रायंगल्स हैं। अब देखो यहां पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एक एंगल जो है वो एक करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। इसके बाद इसके टू साइड्स लेना है ना, क्योंकि एस ए एस है, तो टू टाइम्स एस यानी कि टू साइड्स और एक एंगल की बात हो रही है। तो यहां पे हमने साइड ले लिया, देखो ए बी और एक्स वाई, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए बी अपॉन एक्स वाई हमने लिया। हमको रेशियो लेना है इसमें, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, इक्वल नहीं लेना है। यहां पे सी ए अपॉन सी ए या ए सी अपॉन एक्स जेड या जेड एक्स, ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा अगर इक्वल होगा, ठीक है। तो एक एंगल इक्वल है और टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शन फॉर्म में है, तब आपका दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आपको पता ही है, अगर ये सिमिलर हो गया, ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया, इसका मतलब सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन फॉर्म में हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। देखो कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके बाद उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ये सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी में एंगल्स तो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन उसके साइड जो है प्रोपोर्शन फॉर्म में होंगे, यानी कि उस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड नंबर एस 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। इसका मतलब साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। थ्री साइड्स हमको लेना है। तो अगर थ्री साइड्स
करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी इधर एक्स वाई, बी सी इधर जेड वाई जेड और इधर ए सी एक्स जेड। ठीक है, तो ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड एंड सी ए अपॉन जेड एक्स, ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शन फॉर्म में हो, यानी कि इनका रेशियो अगर इक्वल हो, तो सीधी सी बात है तीनों साइड्स आ गए ना, 1 2 3 साइड्स आ गए, यानी कि एस एस एस, तो ये ट्रायंगल जो है, वो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब है कि उसके सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात समझ लेंगे, अगर सिमिलर हो गया कोई चीज मतलब सारे एंगल्स इक्वल और सारे साइड्स का प्रोपोर्शन रेशियो इक्वल फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर? वही चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने तो मेंशन तो नहीं किया है इस, क्योंकि साइड्स यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर सकते हो, ए और एक्स को मेंशन कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं या फिर उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। अगर पेपर में किसी भी नाम से ये आता है और ये पेपर में आता ही है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम या उसको और क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम, ज्यादातर बीपीटी थ्योरम के नाम से ही आता है। कभी अगर थेल्स थ्योरम लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो मैं सिर्फ इसका स्टेटमेंट अभी बता रहा हूं, इसके आगे का प्रूफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो यानी कि एक्सरसाइज वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। समझ नहीं आया ना? अभी मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब हमको यहां पे एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको मैं नेमिंग भी कर देता हूं ए बी सी, और जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन जो है वो टू डिफरेंट पॉइंट पे जो है वो कट कर रहा है ए बी और ए सी को। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अब देखो इसको मैं नेमिंग कर देता हूं डी एंड ई। ठीक है, तो ये थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशियो। अब जो उसके जो साइड्स हैं, जो इसके साइड्स बने हैं, वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। देखो कैसे, इसका मतलब क्या होगा कि सेम रेशियो मींस अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बना दिया, डी एक पॉइंट बना दिया, इसका मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, ए डी और बी डी, इस फॉर्म में डिवाइड हुआ। अगर यहां पे एक पॉइंट मिल गया ई, यानी कि ये डिवाइड कर दिए ए ई और ई सी, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो यही चीज कहना चाह रहा है कि अगर यहां पे ए डी अपॉन डी बी करें, यानी कि इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को अगर डिवाइड कर दे, उसी तरह से अगर ए ई, ये वाला पार्ट ए ई, इसमें अगर ई सी को डिवाइड कर दे, ई सी को डिवाइड कर दे, तो ये दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि इक्वल होता है। ये कहना चाह रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, सिंपल सी बात है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यही आपका बीपीटी थ्योरम होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि एक्सरसाइज वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसका एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम भी होता है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होगा, जरा देख लेंगे इसको भी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये होता है, देखो सिंपल सा वही चीज है। इसका कन्वर्स का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा। तो मैं एक यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, जैसा इसमें ड्रॉ किया था उसी तरह से। ठीक है, तो इसको मैं ए बी सी नेमिंग कर दिया, इसको डी और ई नेमिंग कर दिया। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, इसमें ये क्या पता चल रहा है हमको कि और रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लाइंस हमको पैरेलल पता है। ठीक है, इसमें बोला क्या गया, देखो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया इस थर्ड साइड की, यानी कि बीसी के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ किया हमने। तो हम क्या प्रूफ किए या क्या बताए हैं कि इनका रेशियो जो है वो इस साइड का रेशियो जो है इक्वल होता है। अब इसका उल्टा, यानी कि अगर रेशियो इक्वल हो,
इसका मतलब क्या पता चलता है कि ये जो हमारी लाइन बनी हुई है, ये लाइन DE जो लाइन बनी हुई है, वो DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल में होगा। ये इसका कन्वर्ट होता है। ठीक है, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम में हमको पता था कि पैरेलल है तो हमने रेशियो को इक्वल लाया, और कन्वर्स में हमको रेशियो अगर इक्वल पता है तो इससे ये पता चलेगा कि लाइंस आर पैरेलल। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये बीपीटी थ्योरम था, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। क्लियर हो गई बात? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अच्छे से एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे।